हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शानदार तैयारी करवाई जा रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी बुक होती है उसके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, टोटल लगभग 80 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, तो अगर हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी बुक की बात करें तो 80 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं पूरे बुक से, जिसमें से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था और उसके आगे के क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी प्रकार से क्लास 12 केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी और फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग उन सभी चीज़ों को देख करके उनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, और साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को इसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको डेमो नोट्स भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ज केवल 150 है तीनों सब्जेक्ट के लिए। अगर आप लोग एक सब्जेक्ट का लेंगे तो आपको केवल 60 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी बुक से महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था और आज आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। पार्ट नंबर 2 तक हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिए थे जो आपके पूरे बुक से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक, अब उसके आगे के जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि 21वें क्वेश्चन से हम लोग आज की वीडियो में शुरू करेंगे और 30 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ठीक, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ सबका मैं सोल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ लगातार। तो आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को पाने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपना जो 21वां क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देखते हैं। ठीक, तो जो आपका 21वां वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका होता है फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। ठीक, यानी कि जो फैराडे का जो विद्युत अपघटन का जो द्वितीय नियम होता है उसको हम लोग को बताना है। ठीक, इसका जो फैराडे का जो प्रथम नियम होता है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसका भी मैंने आंसर आप लोग को पिछली वीडियोस में करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप लोग जरूर जाकर के देखना। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन आपका है फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा जा चुका है, यानी कि 2016 में आया है, 2017 में आया, 2018 में आया और 2020 में ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से लिखना उसे देख लीजिए। आप लोग इसमें उत्तर डाल करके लिखेंगे, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। यानी कि हम लोग को इसमें बताना क्या है, यानी कि इसका जो आंसर है इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़ा, यानी कि जब श्रेणी क्रम में जुड़ा जो विभिन्न अपघट्यों के जो विलयन होंगे जब उसमें समान मात्रा में हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होगी, यानी कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या फिर एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान जो होंगे उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप लोग इतना लिखेंगे और आप लोग अर्थात करके ये भी बता सकते हैं कि जो आपका W1 होता है वो आपका समानुपाती होता है E1 के, या फिर हम लोग कह सकते हैं वह W2 जो होता है वो आपका समानुपाती होता है E2 को। हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं W1 अपान E1 बराबर W2 अपान E2। ठीक, अब ये W1 क्या है इसे आप लोगों को समझना है। तो W1 जो होता है वो आपका द्रव्यमान होता है और जो आपका E1 होता है यानी कि जिसे हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं वो आपका तुल्यांकी भार होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग जो आपका 21वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और डेली बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते हुए रहिए। और साथ ही में अगर आपका कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 क्या है उसे देख लीजिए। इसमें कहा क्या जा रहा है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या की जाए, हम लोग को बताना है कि जो आपके आयनिक ठोस होते हैं जब वो गलित अवस्था में होते हैं तब तो वो विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन जब वो ठोस अवस्था में होते हैं तो वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है उस पर हम लोग को व्याख्या लिखनी है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि गलित अवस्था में आयनिक यौगिक जो होते हैं वो वियोजित हो जाते हैं और मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत चालन करते हैं, यानी कि जब उनके आयन अलग अलग हो जाते हैं तो वो विद्युत का चालन करने लगते हैं। लेकिन जब ये ठोस अवस्था
में होते हैं तो जो इनके आयन होते हैं वो मुक्त नहीं होते हैं, अतः यह ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इनके आयन जो होते हैं वो मुक्त होते हैं तो वो विद्युत का चालन करते हैं, और ऐसा तभी होता है जब आपके जो कह सकते हैं कि आयनी जो ठोस होते हैं वो गलित अवस्था में होते हैं तभी, और जब यह ठोस अवस्था में होते हैं तो इनके जो कह सकते हैं कि इनके जो आयन होते हैं वो मुक्त नहीं होते, इसीलिए वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 22 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं, तो 23वां क्वेश्चन क्या है हम लोग उसे देखते हैं। इस पेज को मैं नीचे से हटा देता हूं। तो ये आपका जो 23वां क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। यही क्वेश्चन आपके 2 नंबर भी में तो आते ही हैं, साथ में 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में विभेद कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2011 और 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका अलग अलग से भी पूछ सकता है। नहीं पूछ सकता है कि वास्तविक विलयन के बारे में बताइए, या फिर पूछ लेगा आपसे कोलाइडी विलयन के बारे में बताइए, तब भी आप लोग इतनी चीजें लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो वास्तविक विलयन क्या होता है सबसे पहले हम लोग उसे देखते हैं। तो वास्तविक विलयन में आप लोग लिखेंगे, यह एक समांग तंत्र है जिसमें विलेय तथा विलाय के कणों का जो आकार होता है वो बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि ये कैसा है, एक समांग तंत्र है, इसमें जो विलेय होंगे और साथ में जो विलायक होंगे उनके जो कण होंगे वो आकार में बराबर ही होते हैं, और इन कणों का जो व्यास होता है 10⁻⁷ सेमी से भी कम होता है, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, यानी कि ये इतने छोटे होते हैं कि इसे हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपका वास्तविक विलयन होता है क्या होता है। अब हम लोग कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो कोलाइडी विलयन जो होता है वो आपका वास्तविक विलयन से थोड़ा सा विपरीत होता है, यानी कि आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका कोलाइडी विलयन होता है या एक विषमांग तंत्र है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक विलयन होता है समांग तंत्र होता है, लेकिन आपका जो कोलाइडी विलयन होता है यह विषमांग तंत्र है। ठीक, कोलाइडी विलयन में भिन्न भिन्न व्यासों के कण उपस्थित होता है, यानी होता यह है कि जो वास्तविक विलयन था उसमें क्या होता था, विलायक और साथ ही में जो विलेय होते थे उनके जो कण होते थे एक समान होते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भिन्न भिन्न व्यासों के कण होते हैं, यानी कि छोटे बड़े सभी प्रकार के कण इसमें होते हैं। ठीक, इन विलयन के में विलेय के कणों का जो व्यास होता है, यानी कि जो विलेय के कणों की व्यास की बात करें हम लोग तो 10⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁷ सेमी तक होता है, और साथ ही में जो विलाय के कण होते हैं उनके व्यास की बात करें तो उनका जो व्यास होता है वो 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻8 सेमी तक होता है। ठीक, जिन्हें हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो आपके वास्तविक विलयन होते हैं उसे हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी की मदद से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसे हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है उसे देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। 2009 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी मैं आपको करा रहा हूं, तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बताएंगे उसे देख लीजिए। में आप लोग उत्तर डाल के लिखना स्टार्ट करेंगे कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, यानी कि हम लोग को पता है कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब जो है वो समान ताप पर समान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक, यानी कि हम लोग को एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान दे देना है, क्योंकि इतना ही आप लोग लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है ताकि जब आप लोग ज़्यादा लिखेंगे तभी आप लोग को अच्छे तरीके से सारे नंबर मिलेंगे, यानी कि पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो इसमें आप लोग आगे आप लोग लिख सकते हैं कि 2 समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपराशरी विलयन कहलाते हैं, और 2 पराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। ठीक, तो 24 क्वेश्चन जो आपका होता है पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन क्या है आपका, ये है आपका उत्कृष्ट गैसों, जिसे हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो हम लोग से क्वेश्चन कर रहा है कि उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव के मान उच्च क्यों होते हैं। तो हम लोग को इसका आंसर बताना है कि उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं उनके आयनन विभव का मान उच्च क्यों होता है। 2013, 15 और 2020 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इतनी अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। तो क्या है इसमें आंसर आप लोग बता सकते हैं कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं या फिर अक्रिय गैसें होती हैं, गैसों के उच्च आयनन विभव इनके उच्च स्थायी NH की पावर 2 और NP की पावर 6 विन्यास के कारण होते हैं। तो इतना आप लोग लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और साथ ही में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत मिल जाए और आप लोग उसे देख करके अच्छे तरीके से तैयार करते हुए। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसे आप लोग देख लीजिए क्या क्वेश्चन है कि धुएं में
प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा आंसर भी आप लोग बता सकते हैं। 2012-2018 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि जो धुआं होता है उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था जो होता है वो ठोस होता है तथा जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो गैस होता है। बस इतना सा आंसर आपको बताना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 27 क्या उसे देख लीजिए। तो क्वेश्चन है आपका, साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो आप लोग इसे जल्दी से इसका आंसर किस प्रकार से बताएंगे मैं आपको बता देता हूं। तो ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये स्थल जो होते हैं वो एफ केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। क्या है ये? एफ है, ठीक। तो ये स्थल क्या होते हैं? ये स्थल जो होते हैं वो एफ केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। यानी ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जालक होता है जब उसमें से ऋणायन निकल जाता है तो उसके स्थान पर क्या आ जाते हैं? उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आने के कारण ही जो आपका साधारण नमक होता है वो शुद्ध सफेद की जगह पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, ठीक। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, टिंडल प्रभाव क्या है या क्यों होता है? 2014-2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब अंधेरे में रखा जो कोलाइडी विलयन है उसमें से जब हम लोग तीव्र प्रकाश को या कह सकते हैं तीव्र प्रकाश पुंज को प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है, ठीक। ये चीज आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि जब अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से तीव्र प्रकाश पुंज को प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का जो मार्ग होता है वो नीले प्रकाश पुंज में दृश्यमान हो जाता है और इस परिघटना को ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और आप लोगों के लिए बहुत ही आसान भी, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। यह बड़े आकार के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आप लोग उसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? यानी कि हम लोग को बताना है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें जो एल्यूमिनियम होता है वो आपका हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। इसका कारण क्या है हमको ये बताना। 2016-2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो आपका हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। इसका कारण यह है कि यह कह सकते हैं यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप जब होता है तो जल के साथ इसकी जो क्रिया होती है, कह सकते हैं अभिक्रिया जो होती है वो मंद होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका भी आंसर बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो उसका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद ही बताना है, मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग उसका आंसर नहीं बता पाते हैं कमेंट बॉक्स में तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी इससे रिलेटेड, यानी कि जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको उसका आंसर भी बता दूंगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 30वां जो है आपका, एफ केंद्र क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपका चैप्टर नंबर 1 होता है ठोस अवस्था, उससे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार से अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका भी आंसर बता दूंगा। लेकिन अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।